नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आज पुनः आपके लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 12 लेकर के उपस्थित हूँ। और हम लोग प्रैक्टिस सेट 12वां आज सॉल्व करने वाले हैं। उनमें जो भी प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं आपके एग्ज़ाम में, कैसे आप लोग उनको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से आपकी तैयारी बेहतर होगी। और साथ ही ठंड बहुत पड़ रही है, तो इस समय आप पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। देखेंगे अगले प्रश्न अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट संख्या 12। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट संख्या 12 का जो भी पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, स्वर पूछा गया है और मूल लिखा गया है इसमें। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि आप जब भी कभी प्रश्न पूछें, प्रश्न पढ़ें प्रश्न पत्र में, तो प्रश्न पत्र का ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र पढ़ते समय कि ध्यान ये रखिए कि प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, और नहीं इत्यादि पर तो विशेष ध्यान कभी कभी क्या होता है, प्रश्न पढ़ लिया आपने, नहीं पे ध्यान नहीं दिया, तो नहीं की वजह से प्रश्न गड़बड़ हो जाते हैं। तो नहीं इत्यादि को भी बहुत ध्यान से। अब देखिए, प्रश्न आप जब ने पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा, आ गया मूल शब्द दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है, तो मूल नहीं है। मूल का मतलब क्या होता है, अपने मौलिक रूप में नहीं है, और मौलिक रूप में न होने का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ मिला हो। ठीक है, तो मूल रूप से देखेंगे तो जो अ है यह दीर्घ स्वर है। ठीक है, ई है, यह भी मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसमें भी दीर्घ स्वर क्या है, मूल रूप से यह दीर्घ स्वर है। ऊ भी अपना क्या है, दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर में इसका रूप कैसा है, मिला जुला है, नहीं, यह क्या है, मूल रूप से। ये सभी क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, मूल मूल स्वर हैं। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। और मूल ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, तो इनका यही जो ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ जो है, ये क्या हो जाएगा, मूल ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। लेकिन साथियों देखिए, यहाँ पर आपको एक वर्ण और देखने को मिलेगा, और वह वर्ण कौन सा है, वर्ण ओ है। आप लोग जानते हैं, आपके व्याकरण में मूल स्वर है एक तो, और दूसरा एक है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, मिला जुला स्वर। ठीक है, दो स्वर मिलकर के बनते हैं। ऐसे स्वर आपके व्याकरण में 4 हैं। ठीक है, एक ए, ऐ, ओ और औ। अब देखिए साथियों, ए में कौन कौन सा स्वर मिला हुआ है, ऐ। ठीक है, आय, औ, आओ। ठीक है, ये क्या है, आपके संयुक्त स्वर है। इनको आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्या है, आपके संयुक्त स्वर हैं। इनको याद रखिएगा, और याद रख करके ध्यान से इनको करिएगा। तो देखिए, आपको मैंने बता दिया, अ और उ के मिलने से ये क्या है, दीर्घ स्वर बन गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ऐ, ऐ। ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको दूर कर लेते हैं। ठीक है, अ धन ओ, औ। इसको आप लोग
इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। सही सही। आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न कौन सा है, इसको देख लेते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है, इसको हम लोग देखेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है। तो देखिए, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि सभी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा गया है, ठीक है। तो मैं क्या कहता, उसने पूछा तुम कहाँ थे, ठीक है। देखिए सभी वाक्य शुद्ध हैं, और इन सभी वाक्यों में जो पहला विकल्प है वह थोड़ा सा उसमें अशुद्धि है, जिसका कि रूप आप शुद्ध करके लिखते तो इस प्रकार होता, नहीं कल, विराम चिन्ह की दृष्टि से उसमें त्रुटि है, तो कल नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, ठीक है, नहीं आ सकूंगा, इसको आप लोग कर लेंगे। तो देखिए नहीं के बाद क्या है, आपको थोड़ा सा रुकना है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नहीं, मैं कल तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो इसमें आपको अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ेगा। अल्प विराम कहाँ लगता है, जहाँ थोड़ा सा विश्राम करना हो, थोड़ा सा रुकना हो, ठीक है। आगे चलेंगे। रहीम, देखिए रहीम किस प्रकार का संज्ञा है, इसके बारे में पूछा गया है। विकल्प में जो सही विकल्प है उसमें से कौन सा होगा। देखिए व्यक्तिवाचक है संज्ञा, भाववाचक है, जातिवाचक है, या समूहवाचक। देखिए समूह वाली तो कोई बात ही नहीं है, रहीम में समूह होगा, या भाववाचक, जातिवाचक इत्यादि विकल्प जो दिए हैं वो नहीं होंगे, जबकि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह जो है रहीम को किसी व्यक्ति के नाम की वजह से यहाँ पर देखिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक नहीं होगी, ठीक। रहीम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप लोग नोट कर लेंगे। रहीम किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। रहीम व्यक्तिवाचक है। रहीम हो गया, या राम हो गया, राहुल हो गया, या गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना, हिमालय हो गया। लेकिन भाववाचक में क्या होता है, भाववाचक में मानवता है, लघुता है, महानता है, सौंदर्य है, ये सब क्या है, भाववाचक। जातिवाचक क्या है, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, पेड़ हो गया, गाय हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया। ये सभी क्या है, वस्तुओं की जातियों के बारे में बताता है। समूह क्या है, समूह मतलब गोष्ठी हो गई, ठीक है, कक्षा हो गई, सम्मेलन हो गया, अधिवेशन हो गया, अधिवेशन हो गया, ये सभी क्या है, गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, पार्टी हो गया। ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, समूहवाचक होगा, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? अन्य पुरुष, ठीक है, पुरुष आप लोग जानते हैं, पुरुष वाचक क्या होता है? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर से लिख देता हूं मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप लोग जानते हैं? क्या भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 3, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और साथ ही अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है? मैं और हम, ठीक है। मध्यम पुरुष तू या तुम, ठीक है, तू तुम। जबकि अन्य पुरुष में कौन सा सर्वनाम होता है? वह और आप भी आ सकता है, ठीक है, आप भी आ सकता है। तो वह, वे सब, ये आप लगाएंगे तो बहुवचन जो रूप होगा उसका क्या होगा? वह या वे, ठीक है। सार्वनामिक जो रूप बनता है वो अलग होता है, उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो ये अन्य पुरुष। अब यहाँ पर देखिए, देखिए वह नहीं दिया लेकिन वह का उसने दिया है, लेकिन ये सभी क्या है? तुम, तुमने, ये क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है। हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक है, ठीक। मैंने क्या है? उत्तम पुरुषवाचक, कर्ता कारक में, कर्ता रूप में है, ठीक है। जबकि यह जो है उसने क्या है? अन्य पुरुष, क्या है यह? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यार इसको ही आप लोग ध्यान रखेंगे, यह क्या है, ठीक है। समझ में आ रही होगी चीजें, आगे चलेंगे। देखिए आगे आपका वाक्य दिया है और वहां पर ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जहां पर नहीं हुआ है वहां पर देख लेते हैं। यह चांदी कैसी है? खोटी है। चांदी की विशेषता, चांदी क्या है? एक वस्तु का नाम है, जबकि खोटी क्या है? विशेषण है, ठीक है। और लखनवा, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। चिकन है, चिकन की विशेषता बता रहा है लखनऊआ, ठीक है, किस प्रकार का? वहां पे स्थान से संबंधित है, तो यह एक प्रकार का विशेषण है, ठीक है। साथ ही देखिए साथियों, तो जंगली जानवर, जानवर की जो विशेषता बता रहा है जंगली, ठीक है। भगवान कृपा करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो साथियों आप लोग देख लीजिए कि ये सभी शब्द जो हैं ये क्या है? विशेषण हैं। तो ये विशेषण शब्द क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ये सभी संज्ञाएं हैं, चिकन, जानवर और चांदी। लेकिन भगवान कृपा करते हैं, तो भगवान संज्ञा है और कृपा करते हैं इस वाक्य में देखिए तो क्या है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये जो आपका विकल्प होगा उचित, तो ये विकल्प आपका विकल्प डी होगा सही, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य ने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? देखिए कोई वाक्य वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब अकर्मक नहीं है, तो इसका मतलब है सकर्मक है, ठीक है। तो मोहन खाएगा, राहुल काम करता है, सरोज खाती है, सूरज भान आता है, ठीक है। क्या करता है? काम करता है। मोहन खाएगा, क्या खाएगा? खाना खाएगा, ठीक है। सरोज खाती है, क्या खाती है? आम खाती है। लेकिन सूरज आता है, क्या आता है? सूरज आने का कोई स्पष्ट देखिए नहीं है। तो राहुल काम करता है या सूरज आता है, काम करता है, यह सभी क्या है? वाक्य अकर्मक क्रिया
नहीं है, ठीक है। लेकिन और सभी वाक्यों में देखिए तो आपको कर्म दिख जाएगा, ठीक है। सरोज खाती है, यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं है। सूरजभान आता है, यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं है। राहुल क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो काम करता है इसलिए मोहन खाएगा। क्या खाएगा ये तो दिया नहीं है, मोहन सेब खाएगा। अगर सेब होता तो फिर सकर्मक हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी में कर्म नहीं है, जिसके कारण ये क्रियाएं क्या है, अकर्मक हैं, ठीक है। कैसी क्रियाएं हैं, अकर्मक। क्यों, क्योंकि वाक्य में कर्म दिया नहीं है। तो रोज खाती है, यह भी अकर्मक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वाक्य में भी कहीं पे कर्म का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। मोहन खाएगा, यह भी क्या है, अकर्मक है। लेकिन आप देखिए तो जो ये क्रिया है इसमें यह सकर्मक है। क्यों, क्योंकि कर्म के स्थान पर काम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी वजह से वह सकर्मक हो गया है, ठीक है। आगे चलेंगे। रामू थोड़ी सी मिठाई खा ओ, ठीक है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखिए इसमें क्रिया विशेषण पूछा गया है आपसे, क्रिया विशेषण किस प्रकार का है। साथियों आप जानते हैं क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो थोड़ी सी जो खाओ मिठाई थोड़ी सी है, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताता है, ठीक है। कैसी विशेषता बताता है, परिमाणवाचक। तो ठीक है, इसमें आपका परिमाण थोड़ी सी, अंशतः, अल्पतः, पूर्णतया, सारी, कम, ज्यादा, ये क्या है, परिमाण बताता है, ठीक है। तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा, देखिए जोड़ा है कोई अशुद्ध। गूंगा गूंगी, घोड़ा घोड़ी, गोप गोपी, कुंजड़ा कुंजड़ी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, कुंजड़िन, ठीक है। कुंजड़िन होता है, ठीक। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, कुंजड़िन होता है। तो अशुद्ध जो है वह है विकल्प डी आपका, अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन बहुवचन में समान नहीं पाए जाते, ठीक है। समान नहीं पाए जाते, कौन सा है। पानी बरसता है, प्रेम होता है, वर्षा होती है। तो इनमें से कौन सा है वह शब्द। तो साथियों जानते हैं आप लोग कि प्रेम, वर्षा और पानी सभी समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो विकल्प होगा आपका वह विकल्प होगा डी, अर्थात इनमें से कोई भी विकल्प नहीं है, सही है। इनमें से कोई भी नहीं जिसका कि एक वचन बहुवचन में प्रयोग होता हो, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है, काल पूछा गया है। कौन सा काल है, भूतकाल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है। तो साथियों देखिए सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है, तो आप जानते हैं राम गया में कौन सा भूतकाल है, सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है। सामान्य भूतकाल की दृष्टि से देखा जाए तो यह वाक्य सही है, जबकि आसन्न भूतकाल में क्या होता, राम गया है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, राम गया था, ठीक है। अपूर्ण में राम जा रहा था, ठीक है। ये होता है। तो ये चीज जो है सामान्य में क्या होगा, राम गया। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। विकल्प आपका ए विकल्प सही होगा, सामान्य भूतकाल, ठीक है। आगे चलेंगे। रोगी चल नहीं सकता, आपके सामने एक सेंटेंस है, रोगी चल नहीं सकता। भाववाच्य में इसका रूपांतरण क्या होगा, किसमें, भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा पूछा गया है। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा, रोगी चल नहीं चलेगा, ठीक है। तो साथियों देखिए जो आपका विकल्प ए है
वहां पर चला भाववाचक रूप में है और क्रिया का जो प्रयोग है जाता है, ये विकल्प आपका सही होगा। भाववाचक रूपांतरण जो है भाववाच्य में, वह क्या होगा, विकल्प ए के हिसाब से आपका सही होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, विकल्प आपका ए सही होगा इसमें, ठीक है। आगे चलेंगे। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, ठीक है। इसमें कर्ता पूछा गया है, तो कर्ता कौन सा है, देखिए कर्ता क्या, डाक है, डाक से करण कारक है इसमें, ठीक है, करण कारक है क्योंकि डाक से भेजी जाती है, माध्यम है। भेजी गई क्या है, क्रिया है। सभी क्या है, चिट्ठियां, विशेषता बता रहा है, विशेषण है। सभी चिट्ठियां क्या है, कर्ता होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त है, इस वजह से कर्ता कह सकते हैं, जबकि इसके कार्य करने का प्रयोग जो है वो कहीं पर पड़ता क्रिया पर, तो यह पूर्ण रूप से होता। लेकिन वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, ये वाक्य संरचना का नियम है। तो इसमें देखेंगे चिट्ठियां जैसे है कर्ता के स्थान पर, तो यह क्या होगा, कर्ता ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो विकल्प है वह कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प आपका 12th में डी विकल्प सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th में विकल्प डी सही होगा, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा और सभी विकल्पों पर विचार करिएगा। साथ ही कैसे चीज़ों को सही करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में जो करता है वह चिट्ठियां हैं, ठीक, आपको भेजी गई। और यहाँ कर्ता के कारण जो गई शब्द है बहुवचन में है, क्योंकि चिट्ठी में जो क्रिया लगी है वो गई इसकी अनुसार है, ठीक है, चिट्ठियों के अनुसार। आगे चलेंगे। तद्भव शब्द, एक तद्भव शब्द है, कौन सा है, देखेंगे इसमें कौन सा तद्भव शब्द है। अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजूर। तो कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा गया है। अटल, आतुर, अतिथि, अजीर, अजीर। तो कौन सा तद्भव शब्द होगा, अटल होगा, आतुर होगा, अतिथि होगा या अजीर होगा। तो साथियों आप लोग जानते हैं आतुर, अजीर और अतिथि ये तीनों ही शब्द क्या हैं, तत्सम है। जबकि अटल, अक्सर शब्द जो देखिएगा तो टा इत्यादि का जब भी कहीं पे प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव का शब्द होता है। जबकि आतुर जो है, अतिथि जो है, ये तीनों ही शब्द तत्सम के शब्द हैं, ठीक है, तत्सम के शब्द हैं। तीनों ही शब्द किसके हैं, तत्सम के शब्द हैं। तो इस चीज को आप लोग समझते रहिए, देखते रहिए और आगे करते भी रहिए, ठीक। आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। किससे, उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है ऐसा। तो देखिए अवतार, अब देखते हैं हम लोग इसको, एक तरफ उपसर्ग हो जाएगा और एक तरफ मूल शब्द, ठीक। तो उपसर्ग अवतार, ठीक, प्रकृति, साथ ही समभव, ठीक। अब इसके बाद देखा जाए पवित्र, तो देखिए पवित्र में क्या है, पवित्र में उपसर्ग नहीं दिया हुआ है, तो जो विकल्प होगा वो आपका क्या होगा, पवित्र हो जाएगा, ठीक है। आपका जो विकल्प होगा वह क्या है, पवित्र हो जाएगा। पवित्र क्या है कि पवित्र में देखेंगे आप तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है।
बाकी सभी शब्दों में हुआ है और उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो पवित्र है, पवित्र में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश है जो मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसके लग कर उसमें क्या करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। देखिए, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए, प्रत्यय ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? प्रत्यय ज्ञात करना है। तो देखिए, आप के सामने एक शब्द है चिल्लाहट, ट प्रत्यय लगा है, लाहट लगा है, हट लगा है, आहट लगा है। साथियों, जानते हैं आप कि विकल्प जो डी है चिल्लाहट में, चिल्लाना मूल शब्द है चिल्ला, और चिल्लाने में क्या है, आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यह जो आपका विकल्प होगा वह विकल्प कौन सा होगा? आपका विकल्प डी सही होगा। तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, कोई एक असंगत है, उसको आपको सही करना। अमृत का विष होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, आयात का निर्यात होता है, आविर्भाव का विभाव नहीं होता। आविर्भाव का क्या होगा? तिरोभाव होगा। ठीक है, आविर्भाव का मतलब क्या होता है? हाँ, आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, और उसका विभाव नहीं होगा, बल्कि आविर्भाव, और आविर्भाव का जो विलोम है वह होगा तिरोभाव, तिरोभाव। ठीक है, ये सही होगा, ये गलत है। आगे चलेंगे, तिरोभाव होगा। ठीक, तिरोभाव। आगे चलेंगे, आदि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का विलोम शब्द कौन सा है? आदि का अयादि, अंत, व्याधि, आद्य। ठीक है, तो जानते हैं आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत। आदि मतलब आरंभ और अंत मतलब इतिश्री। ठीक है, आदि का अंत हो जाएगा। ठीक, आदि का विलोम क्या होगा? अंत होगा, और सभी विकल्प असंगत हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, जो विकल्प आपका है वो विकल्प है बी, अंत। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको देखिए पूछा गया है नहीं है, तो पटुता है, प्रवीणता है, दक्षता है, सुर सरिता है। तो अब देखिए, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आप जानते हैं कौशल का पर्यायवाची चातुर्य तो है, पटुता भी है, प्रवीणता भी है, दक्षता भी है, सभी शब्द है, दक्षता भी है। अब देखिए, जो सुर सरिता है यह किसकी पर्यायवाची है? गंगा की पर्यायवाची है, देव नदी की पर्यायवाची है। ठीक है, देवापगा की पर्यायवाची है। ठीक है, नदीश्वरी की पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो सुरसरी की पर्यायवाची है। ठीक, तो ये है आपका नदी का पर्यायवाची, जो कि गंगा नदी का पर्यायवाची है। इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, विकल्प डी सही कर लीजिएगा इसमें। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति, पणि, उरग। तो साथी देखिए, आप जो जलधि होता है, जलधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र, रत्नाकर। ठीक है, जलधि, अम्बुधि, रत्नाकर भी कहा जाता है। ठीक है, उसको अम्बुधि भी कह सकते हैं, और ढेर सारी पर्यायवाचियां हैं। जबकि
जो अम्बुद है वह क्या है, बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल। अम्बुद किसकी पर्यायवाची है, बादल की। अम्बुद की पर्यायवाची क्या है, बादल, मेघ। ठीक है, बादल, मेघ, नीर, नीरद, ओयद इत्यादि। ठीक है, ठीक, तो इस चीज को देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है। अली शब्द का अर्थ है, ठीक है, गले का आभूषण, भ्रमर, सखी, सहेली। सही जो आप लोग जानते हैं साथी कि अली जो है, अली शब्द भ्रमर, ठीक है, भ्रमर के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अली, आली जो है, आली शब्द जो है सखी या सहेली के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो भ्रमर के लिए होगा आपका शब्द। ठीक है, अली शब्द का अर्थ है भ्रमर। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ है, भ्रमर का अर्थ है। ठीक है, आगे चलेंगे। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है बताना है आपको। तो आकर, आकार, खान, आकृति, कुल, कुल और कुल, कुल और कुल, निर्झर और निर्झर, शर, सर। ठीक है, बाण, मतलब कौन सा शब्द युग्म सही अर्थ वाला है, तो आपको बताना है सही अर्थ वाला कौन सा है। देखिए, कुल का मतलब क्या होता है, कुल तो किसका होता है, वंश। ठीक, कुल मतलब, कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब क्या होता है, किनारा होता है ना, किनारा होता है, तट होता है, किनारा होता है। जबकि इसमें वंश तो दिया है शीतल, गलत है। खान, आकर मतलब क्या होता है, खान होता है। ठीक है, और आकार मतलब क्या होता है, आकृति होता है। दूसरे और भी हम लोग मिलान कर लेते हैं, जिसमें कि निर्जर, निर्जर मतलब जिसमें जरा नहीं है। ठीक है, जर बुढ़ापा नहीं है, और निर्झर, निर्झर क्या है, झरना है। सर मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, बाढ़, और सर मतलब क्या होता है, तालाब। तो भला आदमी इत्यादि जो दिया है वो सही नहीं है। जबकि आप देख लीजिए कि जो कुल और कुल है उसमें वंश और किनारा हो जाएगा। निर्झर में क्या होगा, निर्जर और निर्झर में देखिए देवता होगा, झरना होगा। और इसमें देखिए निर्जर मतलब क्या होता है, देवता होता है, मतलब जिसको, जो कभी जरा से, जिसमें जरा ना हो। निर्झर मतलब झरना हो जाएगा। और इसके आप बाद देखेंगे, सर मतलब क्या होता है, तो सर मतलब बाढ़ होता है। और एक सर का मतलब क्या होता है, सरोवर या तालाब या तड़ाग होता है। सरोवर भी होता है ना, सरोवर मतलब तालाब होता है कि नहीं, तो ये होता है। और जो सही शुद्ध है वह कौन सा है, आकर मतलब क्या होता है, गुणों का आकर, खान, और आकार मतलब आकृति। जो सही विकल्प है वह विकल्प कौन सा है, 21 में आप सही कर लेंगे कौन सा विकल्प, तो 21 में आपका सही विकल्प है ए। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, आशुभाषण का अर्थ है, आशुभाषण का अर्थ क्या है, विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना, विषय को रट कर बोलना।
साथियों जानते हैं आशु कविता और आशु भाषण क्या है? किसी दिए हुए विषय पे आप तत्काल ही अपनी प्रतिक्रिया या अपना विचार दें, तो ये क्या कहलाता है? आशु भाषण या आशु कविता कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो विकल्प है वह कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा। 22वें में आप लोग टिक करेंगे सी। ठीक है, आगे चलेंगे। के अलावा अंक में स्थान पाया हुआ, ठीक है, वाक्यांश है, और इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए कौन सा शब्द होगा वाक्यांश का? इसमें अंक में स्थान पाया हुआ, क्या अकिंचन होता है, अंकुर होता है, अंकस्थ होता है, अंडज होता है? साथियों जानते हैं अकिंचन किसको कहा जाता है? जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ ना हो। और अंडे से जन्म लेना क्या कहलाता है? अंडे से जन्म लेने वाला, लेने वाला क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। ठीक है, जबकि अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, ये होगा अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। अंकस्थ क्या होगा? जो अंक में स्थान पाया हुआ है। ठीक है, तो विकल्प आपका जो सही होगा वह क्या है? अंकस्थ होगा। एक अंक में स्थान मतलब गोद में स्थान पाया, पाया हुआ। चलिए विकल्प आपको हम लोग देते हैं आगे। भोजनालय एक शब्द है, भोजनालय का सही संधि विच्छेद क्या है? भोजनालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भोजन धन आलय, भोजन लय, भोजनालय, भोजना आलय। साथियों देखिए इसमें जो भोजन धन आलय शब्द है, ठीक है, भोजन धन आलय, भोजन धन आलय जो शब्द है, इस भोजन धन आलय में भोजनालय इसका संधि युक्त शब्द बनेगा। ठीक है, और यह जो शब्द है वह किस संधि का है? तो दीर्घ स्वर संधि का यह उदाहरण है। इसका उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का यह उदाहरण है। इस दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, है ना, ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए आए तो क्या होता है? दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ वर्ण स्वर वर्ण, ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दीर्घ स्वर वर्ण हो जाएगा। इसको आप देख करके, ये नियम है स्वर संधि का, तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का नियम है, दीर्घ स्वर संधि में ये नियम आप लोग देख लेंगे। थोड़ा सा नियमों पर भी क्या है आपकी स्थिति क्लियर होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए एक तरह से, मतलब कि उस पर आपका प्रभाव हो तो नियमों को भी थोड़ा सा आप लोग सीखते चलिए, नियमों को पढ़ते चलिए। नियम जब पढ़ लेंगे तो एक बार आपको फिर आपको करने में आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो जो भोजनालय का संधि विच्छेद है वह कौन सा है? विकल्प ए। ठीक, आगे चलेंगे। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में समास कौन सा है? तो जानते हैं सही जो भी समास है वह है हर एक प्रकार का अव्यय है। ठीक है, हर एक प्रकार का अव्यय है और रोज में लगा हुआ है
तो यह पहला पद है, और जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। हर क्या है? एक प्रकार का अव्यय है और रोज में लगा हुआ है, ठीक है। तो हर रोज जो है यह क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है हर रोज, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये सब क्या है? आपका अव्ययी भाव समास है। आगे चलेंगे। हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, ठीक है। इस वाक्य में आपको गलत जो शब्द है उसको, उक्त में कौन सा भाग गलत है उसको चयन करना है। तो देखिए, हम और तुम जो है वह गलत है, ठीक है। शायद मतलब और श्याम को अवश्य या जाना, ये सभी नहीं। तो आपका जो विकल्प सही होगा वह विकल्प क्या हो जाएगा? आपका विकल्प क्या है? सही वाला विकल्प, वो विकल्प आपका ए विकल्प है, ठीक है। उक्त में कौन सा भाग गलत है? तो विकल्प कौन सा है? ए विकल्प आपका गलत है। तो इसको देख लीजिएगा, विकल्प ए आपका आंसर होगा, ठीक। तो जब आप सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम, तुम और श्याम को, हम, तुम और श्याम को अवश्य जाना है। अवश्य जाना है। इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लेंगे, शुद्ध करके क्या होगा? हम, तुम और श्याम को अवश्य जाना है। आगे चलते हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? देखिए, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? जो साथियों आप जानते हैं, सहृदय और साधारणीकरण और रस सिद्धांत, ये सभी क्या है? किससे जुड़े हुए हैं? वो आप जानते हैं रस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो सहृदय है या साधारणीकरण शब्द है, ये सभी क्या है कि रस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है, ठीक है, नाट्यशास्त्र के रचयिता। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो रस से सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। दी गई पंक्ति में छंद बताइए, ठीक है। यहाँ पर आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है, ठीक है। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। देखिए कौन सा इसमें समास छंद है। तो छंद की दृष्टि से देखा जाए तो यह कौन सा छंद है? इसमें देखेंगे आप तो आपको विकल्प में पढ़ा हुआ जो 4 विकल्प हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवै, तो जो सबसे उपयुक्त विकल्प है जो कि आपका आंसर होगा वह कौन सा है? चौपाई। सुन सी सत्य असीस हमारी, ठीक है। 2 2 4 5 2 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ठीक है। तो ये आप देखिए कि एक चरण में इसकी 16 मात्राएं हैं, ठीक है। 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, आप लोग जानते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चारों चरण को मिलाकर कितनी हो जाएंगी? 64 मात्राएं हो जाएंगी। और यह किस प्रकार का चौपाई छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। कैसा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। सममात्रिक छंद होता है। अंत में देखिए, दोनों अंत में क्या है कि गुरु वर्ण, पंक्तियों के अंत में तुकांतता कह लीजिए या इसको कह लीजिए कि गुरु वर्ण का आना आवश्यक है, ठीक है। चरणांत में गुरु वर्णों का आना आवश्यक है, इसी को तुकांतता भी कहा जाता है। साथ ही देखिए तो मात्रिक छंद है यह, और इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। दोहा क्या है? दोहा भी मात्रिक छंद है, लेकिन कैसा छंद है यह? अर्ध मात्रिक छंद है, ठीक है। अर्ध
सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद है, को ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल कितने मात्राएं होती हैं? 13 13 और विषम चरणों में, और सम चरणों में कितनी होती हैं? 11 11। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। विषम चरण में, विषम चरण में और सम चरण में कितनी होती हैं? 11 11। ध्यान रखेंगे, चीजों को थोड़ा सा समझते चलिएगा। सारी चीजें लिखना संभव नहीं है। सम चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। आप लोग जानते हैं दोहा जो होता है वह इसका अर्धमात्रिक छंद वह भी है, और इसके अतिरिक्त जो दोहा है उसके से ठीक विपरीत होता है सोरठा। तो आप लोग जानते हैं कि 11 11 मात्राएं प्रारंभिक विषम चरणों में होंगी और 13 मात्राएं जो होंगी वहां पर सम चरणों में होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि और भी छंद आपको आते रहें। ठीक है, आगे चलेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है। ठीक है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए करुणा कलित, ठीक है, दो ही शब्द हैं और इसमें एक वर्ण की क्या है? एक वर्ण की आवृत्ति है और वह क्या है? क्रम से है। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो आपको विकल्प जो है कौन सा देखने को मिलेगा? विकल्प आपको डी देखने को मिलेगा, 6 का अनुप्रास है। ठीक है, करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है। ठीक है, तो क्या होता है? 6 का अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है और ऐसे स्थानों पर कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास। अनुप्रास क्या है? वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो और क्रम से हो, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? 6 का अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। खुदा बख्श, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, खुदा बख्श एक पुस्तकालय है, कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, अलीगढ़ में, पटना में, आगरा में। तो साथियों देखिए, जो पटना शहर है, पटना शहर में ही खुदा बख्श जो पुस्तकालय है स्थित है, जबकि आगरा में जानते हैं हिंदी केंद्रीय निदेशालय जो है हिंदी का है आगरा में। ठीक है, आगे चलेंगे। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है? देखिए एक लोकोक्ति है और उसको आपको तात्पर्य बताना है। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम और थोड़ा फल मिलना। साथियों जो आपका लोकोक्ति है 9 दिन चले 2.5 कोस, तो उसका जो सही तात्पर्य है वह है अधिक परिश्रम का थोड़ा सा ही लाभ मिलना। यह जो लोकोक्ति का अर्थ है या तात्पर्य है यह आपका सही होगा। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन में जो विकल्प है आपका, वह विकल्प कौन सा होगा? विकल्प डी होगा। ठीक है, आप डी टिक कर लीजिए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपके बोर्ड पर देखिए 4 प्रश्न, एक प्रश्न है 4 विकल्प दिया हुआ है। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, प्रभुता पाई काहू मद नाही। ठीक है, किसे मद नहीं हो जाता है? प्रभुता आया मतलब शक्ति संपन्न हो जाने पर सभी व्यक्ति क्या होते हैं? अहंकारी हो जाते हैं। तो शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। बड़ा होकर भी कुछ न पाना बेकार चीज, असंभव कार्य। तो देखिए जो आपका विकल्प ए है, प्रभुता पाई काहू मद नाही, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, इसका अर्थ सही है। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प होगा, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, विकल्प ए। आगे चलेंगे।
साहित्य को जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। देखिए, जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? कौन है वह व्यक्ति जिसने यह कथन कहा है? तो इस कथन की जांच के लिए जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इनमें से जो इस कथन को कहा जिस व्यक्ति ने, वह है विकल्प आपका बी, ठीक है। कौन सा विकल्प है? विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल ने इस पंक्ति को कहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। तो देखिए साथियों, आपके समक्ष एक पैसेज है और इस गद्यांश को पढ़ करके क्या करेंगे हम लोग? सही प्रश्नों को, इसमें से प्रश्नों के सही उत्तर निकालेंगे, ठीक। पढ़ लेते हैं। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंश को लेकर देखिए, सर्वत्र यह समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सब अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांतक नाटक इसीलिए नहीं दिखाई पड़ते। यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे हैं तो वे भारतीय आदर्श से दूर यूरोपीय आदर्श के अनुकरण मात्र हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है, भारतीय नाटकों में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? केवल सुख दिखाया गया है, केवल दुख दिखाया गया है, दुख सुख का सहभाव दिखाया है, दुख सुख का प्रबल प्रतिघात दिखाया है, क्या दिखाया गया है? भारतीय नाटकों में आपने देखिए कि क्या दिखाया गया है, देखेंगे तो आपको सुख दुख का प्रबल प्रतिघात दिखाया गया है, ठीक है। क्या दिखाया गया है? सुख दुख का प्रबल प्रतिघात दिखाया गया है। तो विकल्प जो होगा आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है, क्या उद्देश्य है भारतीयों का? क्या उद्देश्य है? जीवन का केवल आदर्श रूप उपस्थित करना। देखिए, भारतीयों का उद्देश्य क्या रहा है? केवल जीवन का आदर्श रूप उपस्थित करना रहा है, जीवन का उत्कर्ष बढ़ाना रहा है, जीवन को उन्नत बनाना रहा है, जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उससे उन्नत बनाना रहा है। यह है आपका विकल्प सही होगा, ठीक है। यह जो विकल्प है आपका वह सही है, ठीक। तो आप जानते हैं कि जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसको और बढ़ाकर उसमें उन्नत कैसे बनाया जाए, सदैव से यही उद्देश्य भारतीयों का रहा है, ठीक है। सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। दुखांतक में, दुख सुखांतक में, त्रासदी में, आनंद में, किसमें किया गया है? तो आप जानते हैं भारतीय जो नाटक हैं उनका जो अंत होता है वह कैसा होता है? आनंद से होता है, ठीक है, न कि दुखात्मक। दुखात्मक कहाँ पे होता है? वो पाश्चात्य नाटकों में आप देखेंगे कि जो नाटक हैं वह दुखांतक होते हैं, लेकिन हिंदी जो नाटक हैं वो कैसे नाटक होते हैं? सुखांतक, या कहा जाए तो आनंदपूर्ण होते हैं, ठीक है। आगे आपके समक्ष विकल्प और प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, साहित्यिक समन्वय से अभिप्राय क्या है? विरोधी तत्वों का सामंजस्य, विरोधी तथा विपरीत तथ्यों का समानीकरण, विरोधी तथ्य विपरीत तत्वों के समीकरण और अलौकिक आनंद में उनका विलीन हो जाना, विरोधी तथ्यों का केवल आनंद में विलीन होना। कौन सा है? साहित्यिक समन्वय से अभिप्राय, भारतीय साहित्यिक समन्वय से क्या अभिप्राय है? साथियों देखिए, इसका जो आंसर है वह है कि विरोधी तथा विपरीत तथ्यों के समीकरण और अलौकिक आनंद में विलीन होना ही क्या है? वो भारतीय साहित्य का समन्वय। भारत में कैसा है साहित्य का अभिप्राय?
वो है विरोधी तथा विपरीत तत्वों के समीकरण का और अलौकिक आनंद में विलीन होना, यह उद्देश्य है। ठीक है, अभिप्राय। तो इस तरह से देखिए, तो आपके समक्ष आप आज मैं प्रैक्टिस सेट 12वां करा रहा था आपको, और उसमें देखिए आपने कुल टोटल 37 प्रश्न कर लिए हैं। पैसेज को करने का जो तरीका है मैंने आपको बताया है कि पैसेज को आराम से पढ़ लीजिए, प्रश्नों को पढ़ लीजिए, प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो टिक करने वाले बिंदु हैं उनको आसानी से टिक कर लीजिए, फिर उसको पहचान करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, पैसेज का अभ्यास आप लोग निरंतर रूप से करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं साथियों। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।